हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। सबसे पहले हैप्पी राखी टू ऑल। आई होप आप लोग राखी का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अगर समय मिले तो करेंट अफेयर्स तो डेफिनेटली देख लेना। आज हम बात करेंगे 30 अगस्त के करेंट अफेयर्स की, और वीडियो को एंड में आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आज के करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम से आप करेंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे से। आज हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। हम सभी को पता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। एमएसएमई सेक्टर का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में एक पॉलिसी पैकेज अनाउंस किया था टू हेल्प एंड सपोर्ट टू द वेरियस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। इसलिए यहाँ पर 30 अगस्त 2001 से हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे एक जीआई टैग के बारे में। आसाम के राइस, जिनका नाम है चोकोबा राइस, चोकोबा राइस को जीआई टैग मिला है, और ये आसाम के राइस है। आसाम के ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास के एरिया में इन्हें कल्टीवेट किया जाता है, और इन्हें मैजिक राइस भी कहा जाता है। इन्हें मैजिक राइस इसलिए कहा जाता है कि गुनगुने पानी या फिर ठंडे पानी में ही ये कुक हो जाता है, मतलब फायर की रिक्वायरमेंट फाइनल प्रिपरेशन के लिए नहीं चाहिए। इसलिए काफ़ी खास है, और इन्हें जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, मतलब जीआई टैग दिया गया है। तो चोकोबा राइस कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आसाम से बिलोंग करते हैं। इन्हें आसाम में कल्टीवेट किया जाता है, और इन्हें हम मैजिक राइस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि असम का हेरिटेज का हिस्सा है, और जो असम में अहोम डायनेस्टी थी, तो अहोम डायनेस्टी का स्टेपल फूड, मतलब मुख्य खाना जो था वो चोकोबा राइस था। ठीक है, इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के एरिया में जनरली कल्टीवेट किया जाता है, और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इन्हें कोमल राइस या कोमल चाल और सॉफ्ट राइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लो अमाइलेज कंटेन होता है और ग्लूटेन की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। इन्हें जनरली ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में ही इन्हें तैयार किया जाता है, और उसके बाद फाइनली इन्हें कंज्यूम किया जाता है, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। इन्हें कंज्यूम करने के लिए कर्ड, शुगर, जैगरी या फिर बनाना का यूज़ किया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि चोकोबा राइस का कल्टीवेशन कहाँ होता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस डायनेस्टी का स्टेपल फूड था, और इसे किस और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका एक और नाम होता है साली राइस। साली राइस के नाम से भी चोकोबा राइस को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज में है, उनका नाम है राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि। इनके नाम पर द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक पोस्टल स्टैम्प इशू किया है। तो आखिर कौन थी दादी प्रकाश मणि जिनके नाम पर पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया है, मतलब डाक टिकट को जारी किया गया है? तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज किया है पोस्टेज स्टैम्प इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रकाश मणि, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज एट राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर। ठीक है, तो ब्रह्म कुमारी की ये चीफ रह चुकी हैं। इनकी लीडरशिप में ही ये जो ब्रह्म कुमारी संगठन है, आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा है, और इंडिया में भी इसका अगर स्प्रेड हम देखते हैं तो उनकी लीडरशिप में ही हुआ है। ये बेसिकली जो स्टैम्प इशू किया गया है, अंडर द माई स्टैम्प इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और इस साल ये 16 नंबर की डेथ एनिवर्सरी थी दादी प्रकाश मणि की, जब ये पोस्टल स्टैम्प इशू किया गया बाय द द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में इनका नाम आपको मिलेगा, आप लिखवा लीजिए। चलो मैंने लिख दिया, ये कहीं किसी एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फेमस पोएट एंड फेमस राइटर जयंत महापात्रा के बारे में। जयंत महापात्रा एक बहुत ही शानदार कवि थे, लेखक थे। इनका निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 95। साथ ही फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट इंडियन पोएट हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है फॉर इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, तो अंग्रेजी में कविता लिखने के कारण ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड को जीता था। यही नहीं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 2009 में, बट 2015 में इन्होंने इस अवार्ड को लौटा दिया। ठीक है, ही रिटर्न इट
in 2015 to protest against the rising intolerance in India. इनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो हैं इंडियन समर एंड हंगर। तो इंडियन समर और हंगर आपको याद रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जयंत महापात्रा जो कि एक पोएट हैं, एक राइटर हैं, जिनका डेथ हो गया है, जिनको पद्मश्री मिला था, उन्होंने लौटा दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट पूछा जाता है कि किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो इनका बर्थ प्लेस है कटक, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ पर इस बुक का वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 रिलीज किया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की लास्ट 2 इयर्स की डिफरेंट स्पीचेस हैं। आपको पता है कहीं कहीं जाके भाषण देते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीच हैं उन सारी स्पीच को बेसिकली यहाँ पे रखा गया है। तो वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 इसका रिलीज किया गया है और बुक का नाम है सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। इस बुक को रिलीज किया अनुराग ठाकुर जी ने और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। So Union Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports अनुराग सिंह ठाकुर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने मिलकर रिसेंटली रिलीज की है बुक ऑन द स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका टाइटल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ पर? कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन भोपाल। बेसिकली फर्स्ट वॉल्यूम जो है फर्स्ट वॉल्यूम नहीं, सेकेंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम जारी किया है। सेकेंड वॉल्यूम में आपको 86 स्पीच देखने को मिलेंगी। 86 स्पीच आपको सेकेंड वॉल्यूम में देखने को मिलेंगे, जिसमें जून 2020 से मई 2021 की डिफरेंट स्पीचेस हैं। थर्ड वॉल्यूम जो है उसमें 80 स्पीच मिलेंगी, जिसमें 2021 से लेकर 2022 तक की स्पीच लिखी गई हैं। अब एक छोटा सा बच्चों को डाउट था, रिचा मैम ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ब्रिक्स के बारे में, याद होगा आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा। वहाँ पर जो बिद्री वर्क के बारे में जीआई टैग है, तो बिद्री वर्क जो जीआई टैग है वो कर्नाटका से है। ठीक है, बिद्री जो आर्टिस्ट है वो कर्नाटका एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो बिद्री सुराही वर्क का वॉश जो दिया है, जो सुराही दी है बिद्री वर्क की, वो तेलंगाना से मंगाकर दी गई थी ब्रिक्स के मेंबर को। तो ये दोनों क्वेश्चंस अपने आप में अलग हैं। बिद्री वर्क सुराही जो है वो तेलंगाना से मंगाकर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को दी गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि जीआई टैग है, और बिद्री वर्क जो जीआई टैग है उसके पास जो सर्टिफिकेशन है वो कर्नाटका का है। तो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा कल कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था अबाउट द जो हमने 6 नंबर की सेंसिस माइक्रो इरिगेशन स्कीम पे लॉन्च की थी, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो ग्राउंड वाटर के लिए आप लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र टॉप पे है। तो एक बार आप पीआईबी की न्यूज को गो थ्रू कीजिए, तो पीआईबी की न्यूज में महाराष्ट्र टॉप पर नहीं बताया गया है। ठीक है, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी वो एक्यूरेट है, मैंने दोबारा उसे चेक की थी। ओके है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके 9 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है। और सेलिब्रेशन के दौरान जो निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अभी तक 50 करोड़ जो है वो अकाउंट्स खुलवा चुके हैं। तो माइलस्टोन अचीव हुआ है। टोटल नंबर ऑफ जन धन अकाउंट्स कितने हो गए? 50 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड की, भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव स्कीम है। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में थोड़ी सी बातें हमें करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2014 में इसको एड्रेस किया था, अपनी स्पीच में अनाउंसमेंट किया था। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है 28 अगस्त 2014। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब लॉन्च किया गया? 28 अगस्त 2014 को किया गया, और 9 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं इस स्कीम को। ठीक है, बेसिकली इसका मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करवाना हमारे जो भी पुअर सेक्शंस के लोग हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अकाउंट ओपन कराना है, बैंकिंग या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, रेमिटेंस है, पेंशन है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें काम करती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें अलावा 50 करोड़ यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए जा चुके हैं अंडर दिस स्कीम। ठीक है, जिनमें से 55% जो अकाउंट्स हैं उनको बिलोंग करती हैं वीमेन। ये बात हमें निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट है हु हैज़ एक्वायर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट फॉर द डोमेस्टिक मैचेस ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा टीम है या कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसने भारत के अंदर होने वाले सारे जो मैचेस हैं उनके राइट्स को परचेज किया है। बेसिकली ये सारे राइट्स बिडिंग के जरिए मिलते हैं। बिडिंग में जो ज़्यादा बिड करता है उसको ये राइट्स दिए जाते हैं। तो सही आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे राइट्स लिए हैं फॉर द होम इंटरनेशनल सीरीज ऑफ द BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया इन क्रिकेट इन इंडिया। बेसिकली 3 साल के लिए जितने भी भारत के अंदर मैचेस होंगे उसका राइट्स किसके पास होगा? स्पॉन्सरशिप राइट है
IDFC फर्स्ट बैंक के पास, जिसमें आपके कोई भी इंटरनेशनल मैचेस जो कि भारत की ज़मीन पे हो रहे हैं, जैसे कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ODI होने वाला है, वैसे ही डोमेस्टिक जो ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो जूनियर क्रिकेट अंडर 19 और अंडर 23 मैचेस इंडिया में होने वाले हैं, वो सारे राइट्स IDFC बैंक के पास होंगे। ठीक है, अगले 2 पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं 2 बैडमिंटन प्लेयर्स के बारे में। एक थाईलैंड से हैं और एक कोरिया से हैं। ठीक है, तो थाईलैंड के हैं कुनलावुत, और इन्होंने रिसेंटली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का टाइटल अपने नाम किया है, और ये पहले थाई मेंबर बन गए हैं, पहले थाई पर्सन बन गए हैं जिन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 कहाँ हो रही थी? कोपेनहेगन में हो रही थी। और यहाँ पे मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो थाईलैंड के कुनलावुत ने जीता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कोरिया की, साउथ कोरिया के बैडमिंटन प्लेयर जिनका नाम है आन सी यंग, ये भी पहली साउथ कोरियन प्लेयर बन गई है। वीमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है आफ्टर डिफीटिंग द कार्लिना मारिन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU विद द जर्मनी प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल। तो जर्मनी की जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है या लीग है, उसके साथ बेसिकली MOU साइन किया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसका मकसद ये है कि जो महाराष्ट्र का यूथ है, महाराष्ट्र की एक अंडर 14 जो एक फुटबॉल टीम है बेसिकली, उसको तैयार करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, जिससे वो एक हाई लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे स्टेट को या हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जर्मनी के प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग, जिसका नाम है बंडिसलिगा टू बिल्ड अ फुटबॉल टीम फॉर द प्लेयर अंडर द एज ऑफ 14। आई थिंक इसको बंडिश लिगा ही मैंने गूगल में ट्रांसलेट करके देखा था, तो वही बता रहा था, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता। द बंडिश लिगा इज अ जर्मनी प्रीमियर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, और ये लोग बेसिकली ट्रेन करेंगे हमारे कंट्री के, हमारे महाराष्ट्र स्टेट के फुटबॉलर्स को, जिससे वो आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे भारत को। ठीक है, अच्छा ये क्या है? जिराफ है। जिराफ किस लिए जाना जाता है? अपनी लंबी सी नेक के लिए जाना जाता है। इसकी नेक काफ़ी लंबी होती है, और इसकी जो ब्राउन स्किन होती है बॉडी की, उसमें कई सारे आपको पैचेस दिखाई देते हैं। क्यों ना आपके पास एक ऐसा जिराफ हो, या आपने ऐसा कभी जिराफ देखा जिसकी गर्दन या जिसकी नेक छोटी हो और ब्राउन कलर का तो हो, लेकिन उसके ऊपर ये पैचेस या स्पॉट्स ना हो? देखा है? चलो मैं दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये भी जिराफ है। बस अंतर इतना है कि ब्राउन कलर का है, लेकिन इसके ऊपर पैचेस नहीं है, ब्लैक कलर के, और इसकी जो नेक है वो भी काफ़ी लंबी लंबी नहीं है। और इस तरीके का ये वर्ल्ड का पहला और एकमात्र जिराफ है जो कि USA में हुआ है। द वर्ल्ड फर्स्ट स्पॉटलेस जिराफ वॉज बॉर्न इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा USA में इसका जन्म हुआ है। USA के ब्राइट जू में बेसिकली इसका जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फाइनली यहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट को भेज दिया गया है ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो नासा एंड स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है एंड सेंड किया है 4 एस्ट्रोनॉट को फ्रॉम 4 कंट्रीज टू द ISS। नासा और स्पेसक्राफ्ट का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है स्पेस एक्स का, इन्होंने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से, जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहाँ से बेसिकली 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो 4 एस्ट्रोनॉट है वो 4 अलग अलग कंट्री से हैं। कौन कौन सी कंट्री? USA, डेनमार्क, जापान एंड रशिया से हैं। बेसिकली ये स्पेस एक्स क्रू 7 मिशन था। ठीक है, और ये नासा का भी मिशन था, जिसके अंतर्गत ISS में 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया। इस न्यूज़ को मैंने बहुत पहले भी कवर किया था जब अनाउंसमेंट हुआ था। अब फाइनली भेज दिया है, तो इसलिए हमने एक बार शॉर्ट में देख लिया। चलिए अगली बात करेंगे टेली लॉ 2.0 के बारे में। तो हमारे लॉ मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं ना, मैंने आपको बताया था। पहले किरण रिजिजू थे, अब हमारे जो नए लॉ मिनिस्टर हैं वो हैं अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, तो अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे न्यू लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है टेली लॉ 2.0 न्यू दिल्ली में। ठीक है, इस पूरे इवेंट को होस्ट किया गया था सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जिसका मकसद क्या है? बेसिकली इस इवेंट को इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि टेली लॉ जो है उसको 2017 में लॉन्च किया गया था। टेली लॉ को 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत लगभग 5 मिलियन सिटीजन को फ़ायदा हुआ है। 5 मिलियन सिटीजन को फ़ायदा हुआ है किस सेक्टर में? लॉ के सेक्टर में। जैसे कि कई बार कोई केस होता है या कोई ट्रायल चल रहा होता है, लॉयर की ज़रूरत होती है, एडवाइस की ज़रूरत होती है,
प्री लिटिगेशन एडवाइस की ज़रूरत होती है पब्लिक को, तो इस प्लेटफॉर्म में, इस टेली लॉ प्लेटफॉर्म में बेसिकली उन लोगों को एडवाइस मिलती है, लॉ की एडवाइस मिलती है किस तरीके से आप यह काम करना है। ठीक है, इसके लिए एक एप्लीकेशन भी काम करता है, न्याय बंधु प्रोग्राम। तो न्याय बंधु प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें करती हैं, जिसका मकसद आपको समझ में आया कि लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना होता है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लॉयर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन द एसोसिएशन विथ CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। The event is in the line with the government vision to strengthen the legal aid ecosystem and ensure equitable access to the justice for the all. Justice for the all, विधि के समक्ष समानता, ये सारी चीज़ें हमारे लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा हमारा DPSP भी कहता है, नालसा के बारे में बात की जाती है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो टेली लॉ है इसकी शुरुआत बेसिकली की गई थी 2017 में। तो इस पूरे इवेंट में जब हमने 5 मिलियन यूज़र हमारे पास हो गए हैं जिनको इन लीगल एडवाइस का फ़ायदा हुआ है, उन्होंने अपने ओपिनियन को शेयर किया, शॉर्ट वीडियो रिलीज़ किए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। वॉइस ऑफ बेनिफिशरीज़, टेली लॉ 2.0 को इस पूरे इवेंट में लॉन्च किया गया, जिसमें न्याय बंधु एप्लीकेशन के साथ साथ ई ट्यूटोरियल को भी इसमें रिलीज़ किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री भी शो की गई है कि टेली लॉ की जर्नी क्या रही है 2017 से 2022 तक। अब टेली लॉ प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2017 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर द दिशा स्कीम। ये ऑपरेट होती है अंडर द दिशा स्कीम। इसका मकसद क्या है, जो नीडी लोग हैं, जो मार्जिनलाइज पीपल है, जिनको लीगल एडवाइस या एड की ज़रूरत है, लॉयर के पैनल की ज़रूरत है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए, पंचायती लेवल पे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप यहाँ से लीगल एडवाइस ले सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी इसके लिए लॉन्च किया गया था। लीगल सर्विसेज या एडवाइस इज मेड अवेलेबल टू एवरीवन अंडर द टेली लॉ सर्विस। ठीक है, और ये फ्री लीगल एड जो आता है वो आपका 1987 के एक्ट से आता है। अच्छा, इस तरीके के मैसेज कभी आपको आए हैं क्या? कभी मेल आया है इस तरीके का क्या, कि आपने इतना कैश प्राइस जीता है, आप अपना अकाउंट डिटेल दे दो, हम भेज देते हैं, या फिर कुछ एक लिंक वगैरह भेजी जाती हैं मेल पे, होता है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फिशिंग कहलाती हैं। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग में बेसिकली ईमेल के ज़रिए आपका जो यूज़फुल डेटा है, आपका पिन है, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, इन सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को चोरी करने का काम किया जाता है गलत तरीके से। इसे हम फिशिंग बोलते हैं। जब फिशिंग में आपको ईमेल भेजा जाता है, कोई लिंक शेयर की जाती है ईमेल के ज़रिए, तो उसे हम केबल फिशिंग या फिर ईमेल फिशिंग के नाम से जानते हैं। और जब ईमेल के ज़रिए नहीं, SMS के ज़रिए या फिर फ़ोन पे कॉल करके आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए जो नया वर्ड आता है उसको हम स्मिशिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक नया स्कैम मार्केट में आया है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सभी को वार्न किया है अगेंस्ट द न्यू स्कैम कॉल्ड द स्मिशिंग। स्मिशिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन है SMS मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विसेज एंड फिशिंग। मतलब यहाँ पे फिशिंग तो की जा रही है, आपका यूजफुल डेटा आपसे चोरी किया जा रहा है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और अदर इंपॉर्टेंट डेटा है। लेकिन इस बार मेल के जरिए नहीं, आपको टेक्स्ट मैसेज करके या फिर फ़ोन पे कॉल करके बेसिकली इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। और इस तरीके से तैयार की जाती है, जैसे कि आपको कोई मैसेज आया तो ऐसा लगता है कि इसका सोर्स कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, या कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एजेंसी है, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो आपको उस डुप्लीकेट पेज पे ले जाती है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ओरिजिनल है, और जैसे ही आप अपना डेटा एंटर करते हो तो इन लोगों के पास आपका डेटा पहुंच जाता है और ये लोग डेटा को चोरी कर लेते हैं। क्लियर? तो आपको इस वर्ड को याद रखना है, जो नया वर्ड अभी मार्केट में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस के लिए कहा है। ठीक है, तो SMS प्लस फिशिंग इज इक्वल टू स्मिशिंग। ठीक है, इसमें भी आपका डेटा मोबाइल फोन के जरिए चोरी हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जापान ने कुछ लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? एक्सरिज्म प्लस स्लिम। स्लिम एक लैंडर है जापान का। ये पूरा मिशन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जापान ने एक डुअल पर्पस मिशन लॉन्च किया है फ्रॉम द वन रॉकेट। ठीक है, जिसमें आपको एक स्लिम बेसिकली एक लैंडर है जो कि मून की सरफेस पे लैंडिंग करेगा, और एक्सरिज्म जो कि सेलेस्टियल एनालिसिस करेगा। ये दोनों कंपोनेंट को भेजा है जापान ने। सबसे पहले एक्सरिज्म मिशन के बारे में बात करते हैं। इसका पूरा नाम है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोकॉपी मिशन। ठीक है, ये एक ज्वाइंट मिशन है जाक्सा का, मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी,
एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा, और इसमें कंट्रीब्यूशन आपको कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी देखने को मिलेगा। इनका मकसद क्या है, ये जो डीप स्पेस से बड़े बड़े जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ से एक्सरे इमेज होती है, उस एक्सरे को ऑब्जर्व करना इसका मकसद है। ठीक है, जिससे हमें डिफरेंट, हम वेवलेंथ की एक्सरे को ऑब्जर्व करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि कौन सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना गर्म है, उसकी ब्राइटनेस का रीजन क्या है। ब्राइटनेस के हिसाब से यहाँ पे बेसिकली एक पूरा एनालिसिस करना इनका मकसद है। ये जो एक्सरेज मिशन है ना, ये डिटेक्ट कर सकता है एक्सरे जिसकी एनर्जी 400 से लेकर 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। बेसिकली हम जो एनर्जी, विजुअल लाइट की जो एनर्जी हमारे पास है वो 2 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, लेकिन ये जो एक्सरे मिशन है वो 400 से लेकर 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के एक्सरेज को ऑब्जर्व कर सकता है, एनालिसिस उनका कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, जिससे एक हमें लार्जेस्ट स्ट्रक्चर पता चलेगा, हमें पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितना ब्राइट है, कौन सी एक्सरेज एमिट हो रही है, डीप स्पेस के बारे में हमें रिसर्च करने में आसानी होगी, और हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी के बारे में भी पता चलेगा। इस पूरे एक्सरेज मिशन में 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है रिजॉल्व और एक्सटेंड। रिजॉल्व और एक्सटेंड 2 इंस्ट्रूमेंट को ऑनबोर्ड किया गया है इस मिशन के अंतर्गत। ठीक है, जो रिजॉल्व है वो बेसिकली एक्सरेज का ऑब्जर्वेशन करेगा और एक्सटेंड जो है वो पिक्चर्स लेने का काम करेगा। ठीक है, ये दोनों हैं। अगली बात करेंगे स्लिम के बारे में। तो स्लिम मतलब है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये आपका मून लैंडर मिशन है जिसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं है। इसका जापानीज लैंग्वेज में मतलब है मून स्निपर, मतलब एक लाइट वेट आपका इक्विपमेंट है जिसको क्रेटर, कौन सा क्रेटर है, चंद्रमा के, मून के स्योली क्रेटर में उतारा जाएगा और बेसिकली टच डाउन करेगा अपनी टेक्निक को दिखाने के लिए कि हम भी सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, हमारी क्या टेक्निक है चंद्रमा पे लैंड करने की। इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। तो इसका एक ही मकसद है कि इसको लैंड करना है एक्यूरेट तरीके से, अपनी प्रैक्टिस को दिखाते हुए टच डाउन करना है चंद्रमा की सरफेस को। तो इस तरीके से जापान ने इन दोनों मिशन को लॉन्च कर दिया है। अंत पे बात करेंगे नभ मित्र डिवाइस। तो नभ मित्र डिवाइस को तैयार किया है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस डिवाइस को तैयार किया है। बेसिकली एक पूरा एप्लीकेशन वाला एक डिवाइस है, जो बोट वगैरह होती है ना, फिशरमैन की जो बोट होती हैं, शिप्स होती हैं, उसमें ये इंस्टॉल हो जाता है। द इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है, नभमित्र डिवाइस को। ये जो डिवाइस है वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है बेसिकली, और जो सेफ्टी है फिशरमैन की, तो फिशरमैन की सेफ्टी के लिए काम करता है। इसमें 2 वे मैसेजिंग सर्विसेज हैं। 2 वे कैसे, मान लेते कोई साइक्लोन आ गया है या कोई भी तूफान आ रहा है तो उसके बारे में फिशरमैन को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर फिशरमैन कोई क्राइसिस में है, कोई डिफिकल्टी में फंस गया, उसकी बोट डूब रही है या वो डूब रहा है या बोट में फायर लग गई है, तो एक अलार्म है, उसको आपको प्रेस करना है। तो ये पूरा जो डेटा है आपका, आपकी जो लोकेशन है शिप की, वो पहुंच जाएगी टीम के पास और टीम जल्दी से जल्दी आके आपको रेस्क्यू कर लेगी। तो इस तरीके से 2 वे मैसेजिंग सर्विस बेसिकली यहाँ पर है। इमरजेंसी सिचुएशन में भी फिशरमैन की मदद करेगा ये डिवाइस। इसके अलावा वेदर और साइक्लोन वार्निंग जो है वो भी लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा फिशरमैन को और दूसरे हमारे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं फिशिंग इंडस्ट्री में, मैरीटाइम बाउंड्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल रूम में इस तरीके से सिग्नल पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने पार्टनरशिप की है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और सेटअप किया है क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब। कहाँ पर, दिल्ली में। इसके अलावा यहाँ पे आप इनको तो जानते ही हैं, ये हैं शेफ संजीव कपूर और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडियन ऑयल ने अपने इंडियन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड के लिए। ठीक है, तो इंडियन ऑयल ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अंत में बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने NOx के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए एक भारत में निर्मित SCR कैटलिस्ट तैयार किया है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर BHEL, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने टेली लॉ एंड न्याय बंधु एप्लीकेशन जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कौन सा वर्जन इसका लॉन्च किया है। तो टेली लॉ 2.0 को लॉन्च किया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली किसकी डेथ एनिवर्सरी पे पोस्टेज स्टैम्प को इशू किया है। सो आंसर हो जाएगा दादी प्रकाश मनी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑयल्स इंडियन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड, आंसर हो जाएगा संजीव कपूर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए डिवाइस तैयार कर रही है स्पोर्ट्स सेक्टर में। तो जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
इंडिया की वीमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने रिसेंटली गोल्ड मेडल हासिल किया है किस टीम को डिफीट करके? सो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क? सो आंसर हो जाएगा सोनाली घोष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय हैं, उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया है जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। इन्होंने कितना थ्रो किया था? चार ऑप्शन है, आपको आंसर करना है हमें कमेंट सेक्शन में। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, जो अस्त्र आपकी मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल, जिसको तेजस की मदद से रिसेंटली टेस्ट किया गया गोवा के कोस्ट में, इस मिसाइल को किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? चार इंस्टीट्यूट है। इन चार इंस्टीट्यूट में से जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देना। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले सेशन में करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।